आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता, जनता बोल आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 200 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता, जनता बोल आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। केजरीवाल के जेएनयू पर विवादित कार्टून ट्वीट से मचा हंगामा। हैशटैग केजरीवाल इंसल्ट हनुमान ट्विटर पर कर रहा है ट्रेड। कार्टून में हनुमान मोदी से कह रहे हैं कि अब जेएनयू की तरफ है सारा ध्यान। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा देश को फिर तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। पूरा देश जानता है कि जेएनयू में नारे क्या लगे थे, कांग्रेस को देश विरोधियों से लगाओ। जेएनयू के बाहर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन, बजरंग दल ने छात्रों के खिलाफ लगाए नारे, कहा छात्रों को घुस घुस कर मारेंगे। पत्रकारों से मारपीट के खिलाफ प्रेस क्लब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च,
देश के जाने माने पत्रकार मार्च में हुए शामिल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उठाई आवाज। जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की एनआईए जांच की अर्जी, कहा हम राजनीतिज्ञ नहीं, मामले की जांच फिलहाल पुलिस को ही करने देना चाहिए, हमें करना चाहिए इंतजार। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चलाने के लिए विपक्ष का मांगा सहयोग। जेडीयू, एनसीपी, सपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता रहे मौजूद। यूपी विधानसभा उपचुनाव नतीजों से सपा के लिए खतरे की घंटी, मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव ने जीत की दर्ज, देवबंद सीट पर कांग्रेस के माविया अली ने मारी बाजी, फैजाबाद से सपा के लिए आई खुशखबरी। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। किसी ने कहा है कि तलवार मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन अब अखबार और टीवी पत्रकारों को जुबान खोलने की सजा मिल रही है। जिस तरह से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कानून को अपने हाथों में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर अमीक जामई नाम के पत्रकार और सीपीआई कार्यकर्ताओं की सरेआम पिटाई की, उससे तो यही लगता है सत्ता का नशा नेताजी के सिर चढ़कर बोल रहा है। अपनी इस हरकत पर बीजेपी विधायक जी ने शर्मिंदगी तो नहीं महसूस की, बल्कि अपनी पीठ जरूर थपथपाई। दिल्ली में बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं और उस पर विधायक जी की दादागिरी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खामोश करने की कोशिश है। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जब पत्रकार जनता की आवाज को उठा सकता है, उसके हक के लिए लड़ सकता है, तो वो अपने ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर सकता है। दरअसल ये मामला सिर्फ पत्रकार की पिटाई से नहीं जुड़ा, इस घटना के केंद्र में है जेएनयू, जहां देशद्रोह के नाम पर बवाल मचा है। लेकिन सवाल है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले कौन हैं? अभी तक छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी उसे देशद्रोही साबित करने पर तुली हुई है। देशद्रोह का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बीजेपी विधायक की दादागिरी सरेआम कैमरे में कैद है। जिस पत्रकार की पिटाई हुई है, उसकी माने तो उसने किसी तरह का कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी विधायक उन पर टूट पड़े। सवाल यह है कि क्या अब देश में किसी को कुछ बोलने की आजादी नहीं है? आखिर लोकतंत्र के मायने क्या हैं? टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े पत्रकार सड़कों पर निकले हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, उस गुंडागर्दी के खिलाफ जो सरेआम पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की गई, उसके बावजूद उस पर शर्मिंदगी नहीं, उस पर माफी नहीं, उस पर तलाफी नहीं, बल्कि सीना जोरी की जा रही है, सफाई दी जा रही है। और यहां तक कहा गया कि अगर उस वक्त मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। और पत्रकारों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको दिखाते हैं। ये माना नहीं जा सकता कि पुलिस डिडंट जॉब। ये बहुत साफ है कि पुलिस को बार बार मौका था इंटरवीन करने का और पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया। और मुझे लगता है बस्ती साहब और राजनाथ सिंह को इस पर भी इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। लोगों की शक्लें कैमरा पे है, वी हैव सीन देयर पिक्चर, वी नो हू दे आर। और सबसे बड़ी बात है, ये वकील है, दे आर मेंट टू बी सिंबल्स ऑफ द लॉ। तो इट्स रियली शॉकिंग व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल सही है, हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम नापसंद है, आप बहिष्कार कीजिए, चैनल मत देखिए, अखबार मत पढ़िए। पर ये क्या होता है कि आप हमला करते हैं पत्रकारों पर, हम कोई सॉफ्ट टारगेट बन गए और पुलिस देखती रहती है। ये कैसे चलेगा? और ये किस तरह से हम कब तक सहेंगे इसका? सर, घटना कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जो हुआ है वो गलत है।
घटना गलत थी या सही है, इसका जवाब चाहिए, छोटी बड़ी में नहीं है। जो पत्रकारों पर हुआ, महिला पत्रकारों पर हुआ, ये कौन सहेगा, ये कब तक चलेगा? और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। अगर हम हमारी आवाज अब नहीं उठाएंगे तो। वहीं मारपीट के आरोपों पर खुद बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का क्या कुछ कहना, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। पिछले 4 दिन से इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो तर्क और कुतर्क जो कर रहे हैं, नारे तो गलत हैं, लेकिन जिनको पकड़ा है उनको नहीं पकड़ना चाहिए। तो आज ये लाइन खींचनी चाहिए देशद्रोह करने वालों के ऊपर, अफजल के साथ, पाकिस्तान समर्थक के साथ, आतंकवादियों के साथ, ये जो समर्थन कर रहे हैं इस राष्ट्र की कीमत पर, ये बहुत कुत्सित प्रयास है। और अगर ये इस तरह का प्रयास करेंगे तो गली गली में और चौराहे के ऊपर गड़बड़ होगी। ये देश की फिजा को खराब करने का काम कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से ये वो विधायक है जो देश की फिजा का हाल बता रहे हैं, लेकिन शायद इनको पता नहीं कि देश की फिजा और दिशा इस देश की जनता तय करती है। और वो पत्रकार जो सबकी आवाज लेकर के अखबारों और टेलीविजन के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, अगर उनके साथ ये दरिंदगी और दादागिरी की जाएगी तो फिजा वो बताएगी कि फिजा क्या होती है। और फिजा जब बिगड़ती है तो बड़े बड़ों की चूल्हे हिला देती हैं और सत्ता को पलट देती है, और इसमें लम्हा भर लगता है। इसलिए सरकार को जरूरत है समझने की और ये सोचने की आखिर वो किस दिशा में जा रही है और किस फिजा को देश में कायम करना चाहती है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं परिचय आपका करवा दूं उन सभी मेहमानों से। मेरे साथ कांग्रेस से हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद, आपका स्वागत है। वहीं मेरे साथ है अरुण कुमार त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पुष्पेश पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा पुष्पेश जी आपसे ही। पीयूष जी, किस तरीके से ये जो सारा का सारा मामला कल से हम लगातार देख रहे हैं, सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, क्या उसे जीने का अधिकार है कि नहीं? नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मीडिया के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सरकार बिल्कुल जो असहनशीलता की बात हम पिछले कुछ समय हमने की थी और बहुत ज्यादा उसके लिए आलोचना की गई थी कि कहीं कोई असहनशीलता नहीं है, लेकिन ये घटनाएं जो हो रही हैं लगातार पिछले 2-3 दिन से, और खासकर कल जिस तरह से जो है सिर्फ पत्रकार जो है वहां पे वो कोर्ट में गए थे उसको कवर करने के लिए, क्या आप उनका जो प्रोफेशनल अधिकार है वो भी उनसे छीन लेंगे आप? जो गुंडागर्दी वहां की गई है, तो ये पूरी की पूरी ये दिखाती कितने इंटॉलरेंट है ये सरकार और कितने टॉलरेंट है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इस तरह से जो है हिंसा पे उतारू हो रहे हैं, चाहे उनका विद्यार्थी विंग हो या उनकी मुख्य जो उनकी राजनीतिक दल है। सभी का एटीट्यूड आप देखिए किस तरह से हो रहा है। और मीडिया को, जो मीडिया का काम है घटनाओं को दिखाना, उसको पेश करना, और उसी पे आप सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं आप जो आपने हवा खड़ा कर दिया है वो कहीं न कहीं आपका कोई एक छिपा हुआ एजेंडा है जिसके तहत आप ये सब काम कर रहे हैं। और आपने एक जो घटना थी कि एक घटना थी जिसको कि यूनिवर्सिटी स्तर पे निपट लिया जाना चाहिए था, उस पे आपने पूरा का पूरा जो इस तरह से मंत्रियों तक के, इस तरह कैबिनेट मंत्रियों के स्टेटमेंट आते हैं, गृह मंत्री खुद उसमें गृह मंत्री खुद कहते हैं, और इस तरह का एक ट्वीट के आधार पे, और वो ट्वीट की वैधता कितनी है अभी ये भी संदेह में है। गलत निकला उसका, हाँ गलत भी निकला वो अभी वीडियो, और उसके आधार पे आप कहते हैं कि साहब उसका हाथ है और इनके पीछे वो लोग हैं। तो इस तरह से गैर जिम्मेदारान जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं और पूरा माहौल बनाया जा रहा है इस तरह का, और खासकर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इनकी निगाहें बहुत समय से थी वहां पे, लगातार वहां के चुनाव में ये भागीदारी करते रहे लेकिन मात खाते रहे। और पहले जो है कि आपको याद होगा कि कुछ ये खबरें भी थी कि सुब्रह्मण्य स्वामी को वहां के वाइस चांसलर भेजा जाएगा, उसका विरोध भी किया गया था। तो ये इनकी एक एजेंडा था। और जहां तक खबरें आ रही कि हो सकता है कि इन्हीं के लोग वहां पे हों जिन्होंने इस तरह नारे लगाए थे। वहां तो कि अभी ये साफ नहीं हुआ कि कौन लोग थे वहां पे, और सीधे इन्होंने वहां के अध्यक्ष को जो है गिरफ्तार कर लिया है उसको, जबकि उसने जो भाषण दिया, अगर आप उसका वीडियो सुनिए भाषण का, तो वहां दलितों की बात हो रही है, वहां विद्यार्थियों की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है जिस तरह से, तो उसको इस आधार पर आप अरेस्ट कर लिया आपने। और देशद्रोह का आप मामला, देशद्रोह माने
इतना आसान बना दिया आपने देशद्रोह का इल्जाम लगाना कि आप मतलब किसी में भी जो आपसे एका नहीं रखता है आपके विचारों से, आप उसको देशद्रोही बना दे रहे हैं। जी जी, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार बेबाकी से और बड़ी पारदर्शिता से अपना काम कर रहा है, उस पर इस तरीके का कुठाराघात वो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरुण जी मेरे साथ बैठे हैं। अरुण जी, क्या लगता है ये पूरा मामला आज मजबूर होकर के देश के वो पत्रकार जिनको आमतौर पे कभी आपने सड़कों पे नहीं देखा होगा, क्या इतनी बड़ी वजह बन गई कि सबके सब एक साथ ये भूल करके कि वो किस चैनल से हैं, किस अखबार से हैं, किस आइडियोलॉजी से हैं, वो सब के सब एक साथ सड़क पर निकलने को मजबूर हो गए? मारू साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ जी। और देश प्रेम, क्योंकि अभी कोई सज्जन कह सकते हैं कि आप ये बातें कर रहे हो जो हमसे आप असहमत हो तो आप देशद्रोही हो, तो इसका खतरा बराबर है। और जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना दिया गया है, जिस तरह विमर्श जिस दिशा में जा रहा है जी, उसको बहुत दुख और बहुत जो है एक तरह से सदमे के साथ मैं महसूस करता हूँ जी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश प्रेम के दायरे में बहुत सारी असहमतियों, बहुत सारी बहसों की गुंजाइश इस देश में है। बिल्कुल। और जो संविधान ने, जो राष्ट्र निर्माताओं ने, जो कांग्रेस के स्वाधीनता सेनानियों ने इस देश में जो एक तरह से लोकतंत्र की जो नींव डाली है, परंपरा डाली है, उस पे बहुत बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरह से बात बात पे विश्वविद्यालय में होने वाली गोष्ठियों पर, विश्वविद्यालय में होने वाली बहसों पर, और खासकर कन्हैया कुमार का जो वक्तव्य है उसमें कहीं से मुझे देशद्रोह नहीं दिखाई पड़ता जी। कन्हैया कुमार के पूरे वक्तव्य में देश प्रेम की एक गहरी परिभाषा करने की कोशिश है। जिस देश प्रेम के भीतर दलित भी रहे, पिछड़े भी रहे, स्त्रियां भी रहे, अल्पसंख्यक भी रहे, और वो देश प्रेम जो है वो गरीबों के लिए भी हो, वो सिर्फ अमीरों के लिए ना हो। तो वो देश प्रेम को व्यापक दायरा देने की कोशिश अगर हो रही है, उसको आप देशद्रोह कह रहे हैं, तो ये खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक। लेकिन अगर कोई नारा लगा रहा है भारत के खिलाफ और अगर कोई जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपत्तिजनक है, उसकी मैं आलोचना करता हूं और वो उस पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात करता हूं। लेकिन मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं कि उनको फांसी देने की बात करूं। और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि 124A के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल उसको बात बात पे हर अभी कोई बच्चा कहीं जो है वो भारत मुर्दाबाद के नारे लगा दे, उस पर भी लागू कर दे, आप सेडिशन में डाल दो। तो इस तरह की चीजों को देखना चाहिए और बाकायदा जो है वो छोटी सी घटना पे तोप नहीं चला देना चाहिए। 124A एक तोप जैसी धारा है, बिल्कुल का कि बहुत बहुत सुविचारित ढंग से, कंजर्वेटिव ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौकों पर कोई और नई गाइडलाइन आए। फिलहाल केदारनाथ का केस है, फिलहाल जो है श्रेया अग्रवाल का केस है, उसके बारे में बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसकी लाइट में हमको चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल। जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। जफर साहब, एक सवाल मुझे आप ये बता दें कि इन पत्रकारों को क्या जरूरत महसूस हुई कि वो आज सड़क पे निकल आए? देखिए मारूफ साहब, पहले तो जो जिन मुद्दे पर हमें डिस्कस करना चाहिए और जिस पे बाकी लोग अभी टिप्पणी कर रहे थे, वो है जेएनयू का इंसिडेंट। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन सभी पैनलिस्ट को पहले तो वो वीडियोस दिखाएं जिसमें क्या स्लोगन्स दिया जा रहा है और उस स्लोगन्स के बारे में बात करें कि भारत के बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इस तरह के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं उस पूरे जेएनयू के कैंपस में। और उसको दिखाएं आप लोगों को और उनसे पूछें कि क्या इनको ये सपोर्ट करते हैं, क्या ये सेडिशन चार्ज इस पे सही नहीं है। मुझे जफर साहब, मैं अभी आपके इस मुद्दे पे आ रहा हूं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर एक बात मान भी ली जाए कि कन्हैया कुमार ने कोई ऐसी बात कही है या नारे लगाए हैं, कल जो कुछ हुआ पटियाला हाउस कोर्ट में, उसका कैसे समर्थन करते हैं? आपका एक जो विधायक है वो सरेआम वीडियो में नजर आता है, वो हाथापाई कर रहा है, एक वकील है वो सामने नजर आता है। जज के फैसला सवाल के लिए मुझे जवाब देने दें जी। आप और पूरा वायलेंस करके फैसला कर रहे हैं, आप मतलब बीच अदालत के परिसर में फैसला कर रहे हैं। देखिए
ये आपने सवाल पूछा मारो साहब, जवाब सुन लें उसका जी। जहां तक कल के इंसिडेंट का मामला है, वो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी किस तरह, किसने क्या, किसको प्रोवोक किया, क्या हुआ, और उसके रिपोर्ट आने तक आप इंतजार कीजिए दिल्ली पुलिस का। नहीं, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करें, ये मशवरा आप हमें तो दे रहे हैं, अपने विधायक जी को क्या कहेंगे? ओपी शर्मा जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली से मार देता। इसीलिए कहा मैंने, इसी के संदर्भ में कहा जी, इसी के संदर्भ में कहा मैं आपकी पुलिस बड़ी तमाशा देख रही थी, इसी के संदर्भ में कहा। और जो जेएनयू में जो अरेस्ट हुआ है और जो सेडिशन चार्ज लगे उसके बारे में भी कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस अपने काम कर रही, दोनों काम पुलिस को करने दीजिए। हम वाई वी आर जंपिंग इनटू कंक्लूजन। अभी आप वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुलिस अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही है, बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी कौन सा काम करने चले गए वहां? और वकीलों के साथ, बीजेपी के वकीलों के, मैं ये कह रहा हूँ कि वकीलों के साथ आप जो कल के देखिए, कल के बारे में जो आप कह रहे हैं उसको मैंने कहा, आप मेरी बात गौर से सुने कि मैंने कहा कि उस बारे में भी पुलिस की रिपोर्ट के लिए इंतजार करें, उस किस तरह किसने किसको प्रोवोक किया। शहजाद को मैं लाना चाहूंगा चर्चा में, शहजाद कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें तो इंतजार करना चाहिए रिपोर्ट का। इन्वेस्टिगेट करने में बैठे बीजेपी को या उनके विधायकों को ना कानून का इंतजार करना चाहिए, ना अदालतों का इंतजार करना चाहिए, सीधे तौर से अदालत परिसर में ही न्याय अपना लगा देना चाहिए। देखिए, हमारी जमहूरियत की सबसे अहम जो एक चीज है वो है कानून का राज, और कम से कम कोर्ट के परिसर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जफर साहब, अब ये गलत बात हो रही है। जफर साहब, ये देखो, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि दूसरों को बोलने ना दे। जी, आप पहले सुन ले, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, वक्त है हमारे पास, बोलिए। कम से कम कोर्ट के परिसर में तो कानून। देखिए जफर साहब, आप अगर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो मुझे स्टार्ट करने का। मैंने अभी तक अपनी बात भी नहीं शुरू की। आप अगर इस तरह से मुझे रोकेंगे तो मैं भी आपको रोकता रहूंगा, ये आप सुन लें। ये आपकी तो मैं बात कर रहा था, मैं मुझे बात खत्म करने दी, फिर आप जितनी देर बात करना चाहे, जब तक आपको एंकर अलाउ करे आप बात करें। चले जफर साहब, चले ठीक है, मैं आप पर ही आता हूँ, पहले आप अपनी बात कह लें, लेकिन दो मुद्दों को एक साथ ना जोड़े आप। जी, मैं भी आपके पास आऊंगा दोबारा शहजाद, आपकी बात भी इनसे कराऊंगा। इस बीच कुछ और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ूंगा, लेकिन अभी जो है इस मुद्दे पे जो है चर्चा भी शुरू हुई है, आगाज हुआ है, अंजाम तक इसको पहुंचाना है कि बीजेपी विधायक की दादागिरी कितनी चलेगी, पत्रकारों को लेकर के मार पिटाई कब तक चलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा पर हम फिर लौटेंगे। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। जमीन का खेल, भू माफियाओं से साठगांठ, खुलेगा हर रात, एसआईटी करेगी जांच। शाम 6:30 बजे जंगुल में सफेद पोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी जलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।
अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। वेलकम बैक। ओपी शर्मा जी शर्मा नहीं रहे बल्कि मुस्कुरा रहे और अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ एक और दिग्गज वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब जी जुड़ गए। सतीश जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जो ओपी शर्मा जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कल कोर्ट परिसर में सरेआम बिल्कुल कानून को हाथ में लिया। वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है, उसमें एक नहीं, अमित पांडे IBN 7 से, सोनल मल्होत्रा है NDTV से, मीनाक्षी है CNN IBN से, अजय है इकोनॉमिक टाइम से, और फिर उसके अलावा एक और है जिसको ये बार बार कह रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट है, वो उस मामले से जुड़ा हुआ जो JNU से है। लेकिन कुछ भी हो, आप इस सभ्य समाज में आपको कानून कहां इजाजत दे देता है जहां पर आप कानून के रखवाले, उस जगह में जहां महफूज रहने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर आप कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। सतीश जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, क्या कहना है? कल का पूरा प्रकरण आपके सामने है, वीडियो फुटेज आ रही है, सारी चीजें सामने है। किस दिशा में राजनीति जा रही है, बीजेपी क्या करना चाह रही है, किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रही है? मालूम नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हमारा जो हमारी जो डेमोक्रेसी है जी, उसका तो इन्होंने गला घोट दिया बिल्कुल जी। क्योंकि जैसे कोर्ट के अंदर जहां पर उसको पेश होना था जी, और वो सुनवाई होनी थी, उन्होंने अदालत अपने हाथ में ले ली, हाईजैक कर लिया जी, और वहीं पे सजा भी सुना दी, पिटाई भी कर दी उसकी। जी, तो अब तक झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, उन्होंने कर दिया फैसला। जी जी जी। तो ये तरीका जो है ये वही है जो हिटलर ने किया था जी। ये जो है जो ओपिनियन को, डिबेट को खत्म करना चाहते हैं जी। ये नहीं चाहते कोई बहस हो या कुछ हो। बस उन्होंने जब एक जगह उंगली लगा दी, इल्जाम लगा दिया, उसके बाद फैसला खत्म। जी। तो अब जो कुछ भी वहां JNU में हुआ जी, वो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए अगर उसने देशद्रोह का काम किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, सिर्फ नारेबाजी करना सेडिशन नहीं है, देशद्रोह नहीं है। जी जी, वो देशद्रोह नहीं है जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेशनलिस्ट है जी, और इन्हीं को अपने देश से मोहब्बत है, हमें भी है, लेकिन ये समझते हैं सिर्फ इन्हीं को मोहब्बत है और किसी को मोहब्बत नहीं है। जी। जफर इस्लाम साहब, अब कहें आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं फिर आऊंगा अपने बाकी पैनलिस्ट के पास। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पीयूष जी नहीं कह रहे, अरुण जी नहीं कह रहे, सतीश जी नहीं कह रहे, बल्कि इस वक्त दुनिया के सारे पत्रकार कल हुई उस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं और ये सारे के सारे राष्ट्रीय हैं, देश के नागरिक हैं, पूरी तरीके से संविधान में, कानून में विश्वास रखते हैं। देखिए बारूद साहब, मैंने जैसा पहले कहा था जी कि कोई भी ऐसी घटना जो होती है वो रिग्रेटेबल है, लेकिन ये तफसील जो है आप इन्वेस्टिगेशन का है और इसको दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब इसकी रिपोर्ट आ जाए उस वक्त तक आप इसके लिए वेट करें। हम इस तो हम कह रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये XYZ वो सही नहीं होगा। दिल्ली पुलिस इस पे हाँ, लेकिन अब नहीं, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि उस पूरे इंसिडेंट में आपने जो देखा
लेकिन किसने प्रोवोक किया, किसने अटैक किया, किसको चोट लगी, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला वो दिल्ली पुलिस कर रही है। जी जी, तो फिर हम और आप इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। ऐसा क्यों हुआ, कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ? ये भी कहा जेएनयू में जो सेडिशन चार्ज लगा है हमारे हिसाब से सही है, और अधिकार बनता था भाजपा के लोगों को कि वहां पे जाके जो है कोर्ट में इस तरह का आप व्यवहार करें और वहां पे पत्रकारों को और दूसरे जो वहां पे विद्यार्थी थे उनको आप पीटे वहां पे। क्या ये वाजिब है? क्या सवाल ये है? वहां पर कौन जेएनयू के स्टूडेंट्स का क्या काम था वहां पर? क्यों जाते हैं जाते हैं? क्या पत्रकार वहाँ पे वकीलों के जवाब है आपके पास? क्या वकील वहाँ पे वकील जो है आपके पास इस बात का जवाब है कि वो स्टूडेंट्स क्यों वकील क्या पीटने जाते हैं कोर्ट में? क्या वकील? जफर साहब आप पूरे मुझे आप ये बता दें जो वकील साथ में था जिसने गुंडों की तरह वो पिटाई करी, उसकी तस्वीरें हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ, आपके प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ। क्या ये ना समझा जाए कि पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो प्री डिसाइडेड था? बिल्कुल नहीं। देखिए आज फोटो तो आपके साथ भी किसी की हो सकती है जी, तो क्या आप कहेंगे लोग आपके स्टूडियो में आते आपके साथ भी फोटो हो सकती है? क्या फोटो एक किसी चीज का बेस बना सकते हैं? चलिए शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं आप जजमेंट सुनाने के लिए। जी शहजाद, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसे आप अपनी बात रखिए। नहीं, कोई भी इंसिडेंट इस तरह का रिग्रेटेबल होता है, लेकिन उसके पीछे क्या रही बात? जफर साहब अब मैं आधे घंटे से रुका हूँ, मेरी बात प्लीज सुन लीजिए। ये पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे आप हमारी यहाँ पे भी आवाज दबाएंगे। करिए और उस वक्त तक आप वेट करें उस बात का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पर अभी आएंगे। मेरे 3 बुनियादी सवाल है जी। पहली बात, अगर हम लोग पुलिस की रिपोर्ट की इंतजार में लगे हुए हैं तो किसी एमएलए को क्या हक है कि वो कोर्ट के परिसर में जाके कानून के राज का उल्लंघन करे, आईन का उल्लंघन करे और वहां पे लोगों को, पत्रकारों को पीटे? चलिए जेएनयू छात्र वायलेंट हो सकते हैं, पत्रकारों का क्या गलती था कि आपने उनको पीट दिया? और ये सारे तमाम आपके पास फोटोग्राफिक एविडेंस है और पुलिस वहां पे हाथ धरी बैठी रही, कुछ नहीं किया, जैसे कि गुजरात 2002 की मुझे याद आ रही थी। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जेएनयू में जो हुआ, निश्चित रूप से जेएनयू में जो हुआ, अगर किसी ने देश के खिलाफ, जफर साहब आप 1 मिनट आप रुकेंगे? जफर साहब मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे बात रखने दीजिए। जफर मुझे बात पूरी रखने दीजिए। ये दबंगाई नहीं चलेगी, आपकी दबंगाई नहीं चलेगी। आप मेरी बात पूरी होने देंगे? नहीं, आप की बात कीजिएगा तो मैं रोकेंगे, आप इनको रोकेंगे। जफर मैंने आपकी पूरी बात पूरी होने आपने अपनी बात रखी, हमारे पूरे पैनल ने आपकी बात को सुना। आप जिस मुद्दे के लिए डिबेट कर रहे हैं बात करें। एक मिनट आप प्लीज इनको रोकिए। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल हेराल्ड में आपके जो उग्रवादियों के साथ खड़े रहते हैं, उनके समर्थकों के साथ खड़े रहते हैं, मैं ये आपको आपको बताना चाहता हूँ, देश के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप लीडर जो है जब मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ऐसे बोलना चाहते हैं देश को छोड़ने के नारे आप क्या बात कर रहे हैं? इनका माइक बंद किया। कांग्रेस के प्रवक्ता को जानना चाहिए कि वो किस, आपको तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, कल जो जैसे इनके इग्नोरेंट है कि सीनियर लीडरशिप, वैसे ये इग्नोरेंट है। चलिए ठीक है, मुझे ये बता दें कि आप कल मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, मुझे बात पूरी करनी, मुझे बात पूरी करनी। ठीक है जफर साहब, आप अपनी सीनियर लीडरशिप क्या करे थे जेएनयू में जाके? मुझे बात तो रख लीजिए। खड़ा रहना चाहते थे उन लोगों के साथ जो देश को तोड़ना देश को तोड़ने वालों के साथ। 1.5 घंटा यहाँ पे से पहले ये बताइए देश के लोगों को, इसके बाद में बात करूंगा इसके बारे में। मुझे ये बताया, चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गलत बात है जोड़ने के लिए कि तोड़ने के लिए? साहब मैं फिर उठ जाता हूँ। एक मिनट शहजाद, मुझे अपनी बात रखनी है। मैं अपनी बात जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं किसी को बोलने भी नहीं। मुझे बात करने दीजिए। नहीं, मुझे अपनी बात रखनी। ठीक है मेरा सवाल इतना है साहब जी,
ये कह रहे जेएनयू में कुछ नारे लगे अफजल गुरु के समर्थन में जी। उसका सब लोगों ने खंडन किया, यहाँ के बैठे पैनलिस्ट ने भी किया, हमने भी किया। अगर उन्होंने दिया है ऐसे नारे उनके खिलाफ कुछ नारे लगे, ये बहुत गलत है। बोलिए प्लीज कंटिन्यू। नेशनल सिक्योरिटी के प्रति कैसे इनकी सोच है ये दर्शाता है। और इनके जफर साहब आप मुझे बता दिए करेंगे, एक मिनट प्लीज, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए साहब। ये बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, मैं सुन के ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। शहजाद जफर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक ही बात, मेरी बात देश के लोगों के साथ जफर साहब का माइक अगेंस्ट खड़े हैं और देशद्रोहियों के साथ मुझे प्लीज एक मिनट प्लीज। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनकी सहयोगी दल पीडीपी ने अफजल गुरु के लिए कश्मीर की असेंबली में रेजोल्यूशन पारित किया, क्या वो देशद्रोही है? साक्षी महाराज ने गोडसे को देशभक्त करार दिया, क्या वो देशद्रोही नहीं है? हिंदू महासभा ने गोडसे के लिए मंदिर खड़े किए, क्या वो देशद्रोही नहीं है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आज आपने एक फैसला ले लिया कि जेएनयू स्टूडेंट के लीडर ने यह बात कही, जबकि हमारे पास वीडियो है, एबीवीपी के लोगों ने नारे लगाए वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के। आप निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए कि किसने ये नारे लगाए हैं? यहां पे बात हुई है सेडिशन की। बिल्कुल सही कहा कि 1962 का जजमेंट है कि सेडिशन केवल बयानी जबानों बातों से नहीं हो सकता, उसमें हिंसा की भी जरूरत होती है। आपने सेडिशन के दो केस ठोक दिए। राजनाथ सिंह ने एक गलत ट्वीट के आधार पर किसी का लश्कर तैयबा का लिंक ले लिया वहां पे। आपके पास कौन से सबूत है? तो क्यों ना समझा जाए कि जेएनयू में जो हो रहा है, एएमयू में जो हो रहा है, जो आईआईटी मद्रास में हो रहा है, जो एफटीआईआई में हो रहा है, इसकी पूरी श्रृंखला यही है कि आपकी विचारधारा जहां पे फल नहीं पा रही है वहां पे आप अपने भगवा गुंडों को भेजकर और खाकी के गुंडों को भेजकर अपनी विचारधारा को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जफर साहब, पहले आप पीडीपी को सर्टिफिकेट दीजिए कि वो देशद्रोही है या देशभक्त है, और बाकी के बच्चों को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली की हो। हम लोगों को आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जफर, अब आपने पूरी बात सुनी, अब ये मुझे बताएं कि क्या सफाई है आपके पास? क्या भाषण तो मैं बोलूं, जवाब बोलिए। देखिए, पहली बात, ये पीडीपी की बात कर रहे हैं, इनके ये इतने सालों से कांग्रेस और पीडीपी का तो साथ रहा है। ये हमने अलगाववादी को मंत्री बनाया क्या? आपके शासन में आपने अलगाववादी को मंत्री बनाया? सज्जाद लोन कौन है? हमारा सज्जाद लोन कौन है? हमने देखे, हमने नहीं सज्जाद लोन कौन है? मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। जो अफजल गुरु पे जब हमने सरकार बनाई की बात कर रहे हैं, हमारी कमेटी जम्मू कश्मीर अफजल गुरु का वही स्टैंड है पीडीपी का जो नारे लगे, आप उनके साथ समर्थन क्यों? राजनाथ सिंह जी के बारे में ऐसा कहा माननीय होम मंत्री। चलिए जफर साहब, मुझे बताएं, आप पहले अब सवाल मैं पीडीपी जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहता, मुझे ये बता दें कि कल जो कोर्ट परिसर में हुआ उसको आप कितना सही बताते हैं? आपकी पार्टी क्या कहने जा रही है, ये मुझे बताएं आप। मुझे पहले आप देशवासियों की ये बताइए कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू में जो टेररिस्ट ग्रुप के लोगों के साथ सपोर्ट पे खड़े थे, क्या कौन था वहां पे टेररिस्ट? उनकी अरेस्ट नहीं की गई। जो लोग एनआईए के पास केस इसलिए भेजा गया कोर्ट में, और अगर नहीं जानते तो सुनवा दिया जाए इसको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई आतंकी लिंक नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस बताए लोगों को राजनाथ सिंह का पूरा सहानुभूति आपकी। कौन से टेररिस्ट की बात कर रहे हो? तोड़ना चाहते हैं, जेएनयू को आप टेररिस्ट के घोषित कर रहे हो। आज तो सीतारमन जो है वो जेएनयू से आप आ गए कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं आप उनके साथ खड़े हैं। पूरी आपकी माफी मांगना चाहिए। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आपके वाइस अभी बात लोगों के साथ खड़े हैं। पीयूष जी कुछ कहना चाहते हैं? कहते हैं कि वाइस जो हमारे की बात ना करके हम जम्मू कश्मीर और चीफ जस्टिस यहाँ वहाँ जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका पीछा तब तक नहीं छूटेगा जफर साहब जब तक कल की वारदात को लेकर के आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन होगा। पीयूष जी, मैं बात करूंगा, आज का मुद्दा जेएनयू है, मैं जेएनयू पे बात करूंगा। और मुझे आपका जवाब चाहिए, बचना चाह रहे हैं जो मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के ये बचना चाह रहे हैं और लगातार इसलिए मुद्दों को भटका रहे हैं और वापस ला रहे हैं कि आपके काल में क्या हुआ, आपके समय क्या हुआ। देखिए, बहस का ये केंद्र नहीं है कि आपके काल में क्या हुआ। बिल्कुल, कल जिस तरह से आपने पत्रकारों की पे हमला बोला है, हिंसा अपनाई है आपने, जिस तरह से उनको मारा गया है, कि खदेड़ा गया है वहां से, ये आप क्या, ये भारतीयता है?
क्या यही वो भारतीय दर्शन है जिसकी आप दुहाई देते हो? देखिए, आपको याद होगा मारूफ जी कि जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो वहां पे भी जो उनके समर्थक थे उन्होंने इसी तरह से राजदीप सरदेसाई को वहां पे नहीं बोलने दिया था। वो शूट कर रहे थे, जब उनके खिलाफ नारे लग रहे थे मोदी के खिलाफ, तो उन्होंने जो हैकल कर दिया था राजदीप सरदेसाई को। तो ये इनका चरित्र है, ये किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है उसमें इनका कतई विश्वास नहीं है। इनको वही हिंद राष्ट्रीय संस्कृत की बात ये करते हैं जिसमें एक ही तरह की बातें होंगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी। तो ये राष्ट्रीयता हमें नहीं चाहिए, ये देश हमें नहीं चाहिए जहां आप जो कहें वही सच हो और बाकी सब झूठ हो। तो ये इनका पूरा का पूरा एजेंडा वही है, और किसी भी तरह से कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको आप, और खास बात यह है कि देखिए किस तरह से आप, क्या यही विद्यार्थी परिषद लेके ये देश को बनाएंगे? जो विद्यार्थी गुंडागर्दी में उतर आ रहे हों वो क्या उसको लेके वो कल का भारत बनाएंगे? तो ये सोचने की बात है कि ये बहुत हिंसा का तरीका अपनाते हैं। बिल्कुल सीरियसली गोडसे ने गोली मारी गांधी जी को, वहीं पे सिद्ध हो जाता है कि किस तरह से ये पूरे हिंसा पे ही इनका विश्वास है और देश पे इनका कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न होता। इनके विधायक बोल रहे हैं सतीश जी कि अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। जी बिल्कुल। आप एविडेंस की बात करें सतीश जी, ये जो वीडियो एविडेंस चीख चीख करके बता रहा है, दिखा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही पार्टी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, और मीडिया को ये सबक दिया जा रहा है कि आप इंतजार करिए। सतीश जी देखिए, वो विधायक हैं जी, उनको शायद विधायक का मतलब नहीं मालूम। उन्होंने सोचा कि विधायक होने का मतलब है मैं कानून को अपने हाथ में ले सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो उनको ये समझाया जाए कि विधायक का काम कानून को हाथ में लेना नहीं है। हाँ। और मारपीट वो भी कोर्ट रूम के अंदर। बिल्कुल। ये तो इनको कुछ सबक देना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर इनको राज आगे करना है जी, मैं नहीं समझता कि 5 साल भी इनके पूरे हो पाएंगे जिस तरीके से चल रहे हैं। जी बिल्कुल। देश को सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले अरुण जी, क्या लगता है कि ऐसे ही सबका साथ लिया जाएगा, ऐसे ही सबका विकास किया जाएगा? मारूफ साहब, मुझे 6 दिसंबर 1992 की घटना याद आ रही है जी। और वहां भी अयोध्या में जिन पत्रकारों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के चित्र खींचने की, उसकी रिपोर्टिंग की कोशिश की थी, उनकी लंबी श्रृंखला है। दर्जन भर से ज्यादा लोग पिटे थे, लड़कियां भी थीं और जो है महिलाएं भी थीं और तमाम पत्रकार थे, और बहुत बुरी तरह से पिटाई इन लोगों ने की थी जी। और वो सब संघ परिवार से जुड़े हुए लोग थे जी। तो बार बार अपना चरित्र ये लोग प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि इनका आरोप जो है सच पर आधारित नहीं है, इसलिए उस आरोप को कोई चुनौती देता है तो तिलमिलाते हैं लोग। अदालत में ये बताइए कि जो पत्रकार लोग गए थे, अब उन पे आप नारे लगा रहे हैं कि उन्होंने वो आरोप लगा रहे हैं देशद्रोह के नारे लगाए। जेएनयू के छात्रों पूरे इंस्टीट्यूशन को आपने देशद्रोही करार दे दिया है जी। उस परिसर की जो खबरें आ रही हैं कि पकड़ के कोई छात्र अगर जेएनयू का है तो उसको पीट रहे थे, बजरंग दल पहुंच गया, कहते हैं हम घुस कर मारेंगे। अच्छा, उसके बाद कोई जो है वो जेएनयू का छात्र है तो वो देशद्रोही है। कोई पत्रकार दिखे जो खिलाफ लिख रहा है या क्रिटिकल लिख रहा है या सवाल उठा रहा है तो उसको आप देशद्रोही बता दो। तो ये जो देश प्रेम की जो परिभाषा है वो इतनी संकीर्ण बना रहे हैं कि इससे देश चलेगा नहीं, और अगर जो है इस देश को चलाना है तो इनको सत्ता में नहीं रहना होगा। ये 2 चीजों में से एक चीज चुना जाना है। ये देश की जनता के सामने है, ये मीडिया के सामने है, जुडिशरी के सामने है। अगर इस देश में कानून का राज है तो न्यायालय के परिसर में जहाँ पे न्याय की सुनवाई हो रही है वहां पे वकील कानून को हाथ में ले रहे हैं, वहां पे भाजपा का एक विधायक पत्रकारों को और जेएनयू के छात्रों को पीट रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? बिल्कुल। और उसके बारे में जांच का इंतजार हो रहा है और जेएनयू के बारे में तुरंत कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये पुलिस का पक्षपात। देखिए, ऐसा है जेएनयू में जो हुआ जी, अगर ये लोग इतना ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाते तो ये बात खत्म हो जाए। बात का इन्होंने बतंगड़ बना दिया है। जी जी जी। और मुझे ये लग रहा है, 40 साल से मैं पत्रकार हूँ, मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने ये एक्शन लिया है और खासतौर से राजनाथ सिंह ने जो कहा है जी, मुझे लगता है कि ये इनको बहुत भारी पड़ेगा जो इन्होंने जेएनयू के खिलाफ किया है, बहुत भारी पड़ेगा। इन्होंने जानबूझ के किया है और मैं आपको इसके पीछे का अर्थ समझाता हूँ। देखिए, इन लोगों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, वहां पे इनके मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया, वहां वरदराजन को अंदर यहाँ पे जिन तंजीमों में वो अंदर नहीं जा पा रहे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, FTII, जहाँ पे वो अपने एक वहां पे बीजेपी वर्कर को चेयरपर्सन बना रहे थे, वहां वो लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और एक ही अंग्रेजी की बड़ी
मशहूर लाइन है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, बट इसमें एक और जोड़ दीजिए, इट इज द फर्स्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, और इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर और इनकॉम्पिटेंट एचआरडी मिनिस्टर जो कभी यूनिवर्सिटी खुद नहीं गई, और इसीलिए ये तमाम चीजें घट रही हैं। जी, मैं जफर साहब आपके पास आता हूं, मुझे ये बताएं, अगर कानून की जांच की बात करें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जफर साहब, मेरा एक सवाल पूछ रहे, मैं जी अरुण, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जफर साहब, आप जवाब दे दीजिएगा, बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। ज्ञानशील एकता की बात करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या यही ज्ञानशील एकता है जो दिखाई गई है कल पटियाला हाउस में? जी जफर साहब बताएं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं एक बात को, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं जी, चाहे वो जेएनयू में गिरफ्तारी है, चाहे कल की जो घटना है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस की रिपोर्ट। जफर साहब, वहां तो आप फौरन अरेस्ट करके रिमांड ले लेते हैं, उसके बाद फिर 2 दिन और रिमांड ले लेते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप अपनी मोरालिटी देखिए, नैतिकता बताइए कि आपका विधायक कैमरे में दिखाई दे रहा है मारता पीटता हुआ, आप उस नैतिकता के आधार पर उसको बाहर करिए। आप कानून जफर साहब, ये राजनीतिक विचारों के बद में होता है, की चीज होती है, पुलिस का अधिकारी कन्हैया कुमार के केस में अब तक क्या प्रूफ कर दिया आपने, ये बताया। दोनों को आप इक्वेट कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं, देश ये जानना चाहता है, आपकी पार्टी है, सत्ता में आप बैठे हैं, आपका होम मिनिस्टर बयान देता है, आप वो बताएं कि क्या आपके सामने आ गया? एक दो हाथापाई का, क्या दोनों केस एक है? क्या आप इक्वेट कर रहे हैं दोनों को? चलिए मुझे कन्हैया कुमार के केस में बताइए, अब तक आपको क्या मिल गया? फारूक साहब, मुझे मालूम नहीं कि आपके पैनल में कौन बैठा है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके पैनलिस्ट से, इंक्लूडिंग कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और जो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, जो कल जो हुआ, मैंने कहा वो रिग्रेटेबल है, लेकिन ये एक हाथापाई का केस है, और एक है जो वीडियो जो दिखा रहे हैं वो देश को टुकड़े टुकड़े, आप क्या दोनों को इक्वेट कर रहे हैं? दोनों एबीवीपी के पाकिस्तान जिंदाबाद नारे वाले वीडियो भी चल रहे हैं साहब, उसकी जांच कराई आपने? जहां तक होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का सवाल है, वो बहुत साफ साफ है, आपको जो इंटेलिजेंस इनपुट दिखाई जा रही है तो आपको जब एबीवीपी की वीडियो दिखाई जा रही है तो आप किसी को देशद्रोही और किसी को देशभक्त कैसे घोषित कर रहे हैं? आप लोगों के लिए है, ये दोहरे मापदंड है आपके। होम मिनिस्टर के लिए इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस है, और इंटेलिजेंस इनपुट जो है, बस्सी साहब ने कहा है स्पष्ट तरीके से कि ये गलत है। आपकी कोर्ट में आज सुनवाई हुई, एनआईए को मामला नहीं सौंपा गया क्योंकि उसमें कोई इंटरनेशनल लिंक नहीं था। कोर्ट ने बाकायदा एक लाइन में कहा है कि हम राजनेता नहीं है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं है। कंस है आपके। जी आप अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फारूक साहब, मेरा ये कहना है कि दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर अगर ये देश नहीं टूटता, अगर महात्मा गांधी को गोली मारने से देश नहीं टूटता, तो जेएनयू में रात के अंधेरे में कुछ नारे लगा देने से हमारा ये देश नहीं टूटने वाला है। बिल्कुल, इतना कमजोर देश नहीं है कि जो टूट जाए जो है। जी जफर साहब, देखिए, आपको मैं आपको इस पे टिप्पणी करूंगा कि आप अगर देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कांग्रेस की सरकार कितनी हल्की थी, उसका अंदाज है कि एंटी इंडिया जफर साहब, मैं देखिए कांग्रेस के इतिहास में बयान करने के लिए बैठे, समझौता करके सरकार बनाई और कांग्रेस बीजेपी का इतिहास डिस्कस करने के लिए मैंने इतने बड़े पत्रकारों को नहीं बुलाया। और आपको बता दूं, मेरे साथ बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब जी है, पीयूष पंत जी है, अरुण कुमार त्रिपाठी जी है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनसे हमने पत्रकारिता सीखी है। ये सवाल उनके हैं, मेरे अपने नहीं है। ये आप पत्रकारों से पूछिए कि क्या वो वीडियो उन्होंने देखा नहीं, और उस वीडियो में क्या लिखा था? उसमें वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा है, उस वीडियो में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा है, उस वीडियो बॉक्स नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? की जा रही है उस वीडियो में जंग इंडिया के खिलाफ करने की बात की जा रही है, और आप उसको इतना लाइटली ले रहे हो, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं एक जो
जो इंसिडेंट हुआ, जो रिग्रेटेबल था, जो कोर्ट में हुआ। अब रिग्रेटेबल था, उसमें पार्टी ने क्या कर लिया जफर साहब? मुझे ये तो बता दे कि आपकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेशनल लीडर ने, गृह मंत्री ने आके कह दिया साहब गलती हो गई, अब नहीं होगी, ये हमने अपने विधायक को थैंक यू कह दिया? कुछ ऐसा बयान आया? अभी तक कुछ बयान नहीं आया। कोई कानूनी कार्रवाई हुई? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। एफआईआर दर्ज होती है सतीश जी, तो एफआईआर में जहां पर नाम दर्ज होना चाहिए उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। उनको माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों से कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुए हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं तो यही है जो देश को बचाना चाहते हैं, बाकी सारे देशद्रोही। दोनों बेल फुटे हुए हैं। जफर साहब अगर वहां पे कुछ नारे लगते हैं और अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि कौन लोग पे किससे लगाए वो नारे, तो आप पूरे के पूरे जो अगर उनके आंदोलन में कोई खड़ा होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि माफी मांगना चाहिए? ये गलत है, कई बार इस्तेमाल, क्योंकि अभी तक आपके आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी तक जो वेरासिटी है उन टेप्स की वो नहीं सिद्ध हुई है, और जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ी है उसने आपके हाथ में ऐसा खिलौना दे दिया है कि आप उससे छेड़छाड़ करके कुछ भी दिखा सकते हैं। और उस मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन पे आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और पुलिस भेज करके सही है, केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा मामला बना दिया, जरूरत नहीं थी। एक मुद्दा है जिस पे चर्चा नहीं हुई है। समर्थक होने के नाते मत सोचिए, आज सोचिए एक भारतीय होने के नाते कि आपसे हिदायत की जरूरत नहीं है, आपसे हिदायत की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपसे ज्यादा भारतीय हम लोग कांग्रेस उनको प्रोत्साहन दे रही है। हम लोग एक रंग वाले भारतीय नहीं है, ये देखिए हम सतरंगी भारतीय हैं जिसमें ऐसा हमारा इंद्र धनुष ऐसा है जरूरत नहीं इनको सभी रंग देने की जी, इनसे सर्टिफिकेट की इनको देने की जरूरत नहीं है। इनके खुद के गिरेबान में जाग के देख ले। दो मुद्दे हैं जिसपे चर्चा नहीं हुई है। रूल ऑफ लॉ को बचाने वाली, आप मेल पे आपको सर्टिफिकेट, आपको कौन सर्टिफिकेट? साहब देखिए, अफजल गुरु के साथ के जो समर्थन वाले लोगों के साथ आपने सरकार बनाई है, आपको सफल रहे। हमें अपनी यहाँ पे बौद्धिक चर्चा करने दीजिए। आपके देश प्रेम और देशभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें बौद्धिक चर्चा करने दीजिए। मुझे पता है आपके क्षेत्र के बाहर है बौद्धिक चर्चा, आपके लीडर ने आपके क्षेत्र के बाहर आप जैसे देश के बाहर पूछ ही नहीं रहा। मुझे पत्रकारों से एक जवाब चाहिए। देश की जनता उनसे माफी चाहती है। अच्छा, आप किससे माफी करवाना चाहते हैं? बीजेपी पार्टी के सपोर्टर को डांटे, साक्षी महाराज हमसे माफी मांगे, माफी उनको दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे कि वो उन लोग देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। नहीं, देश का बंटवारा चाहने वाले, देश का बंटवारा चाहने वाले और अंग्रेजों की दलाली करने वाले हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रूल ऑफ लॉ को बचाने वाली पुलिस है। पुलिस का जो रोल जेएनयू में घुसकर हुआ, अंग्रेजों के साथ आप चुप रहिए और हमें बात करने दीजिए। आप प्लीज चुप रहिए। बोलिए। पुलिस का रोल जेएनयू में जाकर देश को टुकड़े कराने में आपके लोग हैं जिम्मेदार, और आप बचा रहे। अगर ऐसे अरे इस तरीके से तुमने देश को चलाया तो टुकड़े जरूर होंगे। देखिए जेकब साहब, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। रूल ऑफ लॉ को बचाने वाली जो पुलिस है उसका आज उनके जफर साहब अभी आपसे मुतालिक बात नहीं हो रही है। हमारा देश को आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहे ताकि हम इस मुद्दे के निष्कर्ष पे पहुंच सके। मैं आपके बात कर लीजिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। आप जरा खामोशी से बाकी लोगों को भी सुनिए। सतीश जी देखिए, जो आप देश नहीं है मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ को जो लोग लागू करते हैं, पुलिस जिस तरीके से जेएनयू में घुसी, वाइस चांसलर को के ऊपर जाकर, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाकर, और जो कल वहां पे निष्क्रिय रही, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पे भी आज सवाल खड़ा होता है? क्योंकि झंडे वाला के बाहर भी क्या कार्रवाई की, इन्होंने तोड़फोड़ कर दी बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है कि आज पुलिस के भी रोल पे सबसे ज्यादा एक प्रश्न चिन्ह उठता है, और उस लहजे से भी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए कि क्या एक प्राइवेट आर्मी बन चुकी है दिल्ली पुलिस? बीजेपी के भगवा गुंडों में शामिल हो चुकी है दिल्ली पुलिस? इस पे भी सवाल उठने चाहिए और उठ रहे हैं। और प्लीज जफर साहब, आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने पास ही रखें, प्लीज बांटते ना फिरें। बड़ी थूथू होगी आपकी कि आपकी पार्टी ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया, और आप दूसरों को अब नसीहत दे रहे हैं देश बचाने की। चलिए जफर साहब, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आपका
देखिए, मैं शहजाद साहब को एक सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। ये अमित शाह कौन है? बात है कि राहुल गांधी जो आजकल बेल पे छुटे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को अमित शाह तड़ीपार है साहब, और वो भी हत्या के मामले में तड़ीपार है। मोदी साहब पे आज भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। देश को तोड़ने के सर्टिफिकेट उन्होंने अपने आप को दे दिया। आज देश की जनता जानती है अमित शाह के चरित्र के बारे में राहुल गांधी लीजिए पहले, और जो उससे पहले उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे नेहरू जी, वो सब ने देश को तोड़ने को ही काम किया है। राहुल गांधी आज या ये माने कि भाई वो एक देशद्रोही के साथ खड़े हुए, इसमें मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, खुद सर्टिफिकेट देना उनको। ये एहसान वाला और जफर इस्लाम का काम नहीं है कि सर्टिफिकेट उसको बताया कि दूसरों की बात सुनिए आप। नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो कुछ नेशनल हीरोज हैं उनके बारे में आपका एग्रीमेंट, आपकी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उनको आप खलनायक बनाना, देश तोड़ने वाला बताना और कदम कदम पर गली गली में उनके खिलाफ नफरत फैलाना, ये कौन सा काम आप कर रहे हैं भाई? देश के महापुरुषों को लड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, गांधी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, नेहरू के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ये कौन सा देश बना रहे हैं आप? जो है ये कौन सी विचारधारा, कौन सा आख्यान आप लोग चला रहे हैं? इसको नहीं रोकेंगे तो इस तरह की कॉन्फिडेंस में है, प्राइवेट आर्मी बन गई है, और आप किस तरह की बेतुकी की बात कर रहे हैं? की कोशिश की है आज देश को आजादी दिलाने का अपने आप श्रेय पा रहे हैं। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आज अखंड भारत की बात अगर करें तो आज अखंड भारत तरीके से स्ट्रगल का जो आख्यान है, जो विमर्श है, उसको समझिए। और स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है, जिन लोगों ने देश की परिकल्पना बनाई है, जिन लोगों ने आइडिया ऑफ इंडिया दिया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को समझिए। उस आइडिया ऑफ इंडिया को में बनाने वाले नेहरू है, और नेहरू की मॉडर्निटी को ही नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। नेहरू से बार बार अटैक करते हैं। नेहरू की तमाम आलोचनाएं हैं, सब लोग नेहरू की आलोचना करते हैं, लेकिन नेहरू को देश का शत्रु बताना, नेहरू को देश का तोड़ने वाला बताना, इस तरह की बातें करना क्यों आप लोगों ने शुरू कर दिया? मुझे तो नहीं समझ में आता। इस तरह से ना आधुनिक भारत का निर्माण हो सकता है और ना 21वीं सदी में भारत जा सकता है, और ना सबका साथ, सबका विकास हो सकता है। लास्ट कमेंट आपका, क्या कह रहे हैं? तरीके से बजाय अपने दामन में लगे हुए दाग को देखने के दूसरे लोगों के दामन में दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक खास तरीका हो गया है, और ये अपनी असफलताओं को ढांकने के लिए ये दूसरों पे लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से आए, पूरी एक उनको इतनी मेजोरिटी मिली, सबका साथ सबका विकास की बात करी उन्होंने, लेकिन वो कहीं भी जब वो असफल होते नजर आ रहे हैं तो लगातार हिंसा बढ़ रही है, हर तबके को वहां पे जो है टारगेट किया जा रहा है। और मुझे तो लगता है, देखिए, इनके एक विधायक जो है, इनके सांसद जो है, उन्होंने कह भी दिया कि इस विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, उसका नाम जवाहरलाल जी से लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको बंद करके वो नाथूराम गोडसे विश्वविद्यालय बनाने वहां जा रहे हैं। तो ये इनकी पूरी योजना है, ये पूरे भारत के इतिहास को नकार देना चाहते हैं। जो पार्टी और जो दल जो अपने राष्ट्र के ध्वज को नहीं मानता है, राष्ट्रगान को नहीं मानता है, वो पार्टी कितना देशभक्त हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने लगता है। सतीश जी फाइनल कमेंट आपका। सतीश जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने देश के टुकड़े करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ा है जी। हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी ने वो इतिहास नहीं पढ़ा कि नेहरू जी देश को तोड़ना चाहते थे जी। उन्होंने गलतियां की, उसके बारे में चर्चा होती रही है। देखिए, डेमोक्रेसी में बहस जारी रहनी चाहिए जी, बहस होनी चाहिए। बहस का मतलब है वही एक उसी से विचारधाराएं मिलती हैं जी। जेएनयू इस बात के लिए मशहूर है कि वहाँ डिबेट्स होती हैं, लेकिन आप कानून अपने हाथ में लेके डिबेट को खत्म कर दें और जब आपसे बात नहीं बन रही आप डंडा उठा ले तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल। और आप अगर इस देश को राज करना चाहते हैं, आपकी पार्टी, तो आपको अपना ये रवैया बदलना होगा जी। आप बदलेंगे नहीं तो आप पछताएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, अरुण जी आपका, शहजाद आपका, जफर इस्लाम साहब आपका भी, पीयूष पंजी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से कुठाराघात होंगे तो सरकारें कितनी चलेंगी और कितनी बचेंगी, और लोकतंत्र कहां तक महफूज रहेगा और किन हाथों में महफूज रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए वक्त से पहले संभलने की
जरूरत है। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स की गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है।